नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान बीजेपी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले संजय भाटिया जी, पूर्व सांसद हमारे साथ हैं। भाटिया जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, हम त्याग और तपस्या के उदाहरण आदर्श देखते आए, महाभारत रामायण अनेकों जगह। एक आदर्श संजय भाटिया के रूप में भी हमें करनाल से नजर आया। आपने अपनी पार्टी का, अपने पद का त्याग करते हुए, लोकसभा सीट को त्यागते हुए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के लिए वो सीट दी और फिर भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अपने चुनाव प्रचार में प्रदेश से बाहर आप चले गए। इस प्रकार का त्याग कैसे है? संजय भाटिया किस मिट्टी से बने हुए हैं? देखिए, इसमें मैंने अपनी सीट कुछ भी नहीं दी। मैंने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को एक साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा। इसके लिए मैं अपने संगठन का कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और माननीय मनोहर लाल जी उसी करनाल से सांसद बने और कैबिनेट मिनिस्टर बने, जिनको मैं राजनीति में एक आदर्श इंसान मानता हूं, जिसने गरीब की मदद के लिए, जो पहले से ढरा चला आ रहा था राजनीति का कि अपनों को रेवड़ियां बांटना, भाई भतीजावाद की राजनीति करना, क्षेत्रवाद की राजनीति करना और जात पात की राजनीति करना, उस ढरे को तोड़ते हुए उन्होंने एक नया उदाहरण सेट किया। और ऐसा व्यक्ति आज करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनके माननीय मोदी जी की टीम में 8वें स्थान पर जिन्होंने शपथ ली, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहाँ पर स्थापित हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और ऐसा आदर्श व्यक्ति, जिसने अपने हाथों से, जो मुख्यमंत्री थे, अपने द्वारा निर्माण किए हुए कार्यकर्ता को, एक गरीब परिवार के बच्चे को उस सर्वोच्च पद पर विराजमान करवाया। भाटिया जी, सबसे बड़ी जीत के तौर पर आपका लोकसभा की वो जीत थी, ऐतिहासिक जीत थी वो अपने आप में। फिर भी आपने लोकसभा सीट से बैकफुट पर आने का प्रयास किया। कोई भी राजनीति को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। आपके आदर्श माननीय नीतिसेन भाटिया जी, जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया राजनीति में, जो एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी को स्थापित करने का काम किया, हम जानना चाहते हैं संजय भाटिया जी आगामी विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं? देखिए, वो निर्णय तो पार्टी करती है कहाँ चुनाव लड़ना है, लेकिन मैंने पार्टी को अवगत कराया कि मैं पूरी तरह से संगठन को समर्पित होकर काम करना चाहता हूँ। अभी मतलब उस चुनाव के मानस में नहीं हूँ और इसमें कुछ त्याग नहीं है। इसमें अगर मैं इतने बड़े मार्जिन से जीता भी सही, तो वो मोदी जी का जादू ही था। मोदी जी के लिए लोगों का प्यार था। मेरे से ज़्यादा मेरे को जो वोट मिले, मेरे कारण नहीं, वो मोदी जी के कारण मिले, ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, मैंने एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और मैं कोई राजनीति, आप कहने लगे राजनीति छोड़कर, मैं राजनीति नहीं, मैं सदैव जीवन पर्यंत, जब तक मेरी आखिरी श्वास है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी, जिसने देश का भला किया, देश को इतना ताकतवर बनाया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के, अगर मेरा बेटा राजनीतिक क्षेत्र में रहता है, उसका बेटा भी आगे अगर राजनीतिक क्षेत्र में रहता है, तो मैं यही चाहूँगा कि उसके बच्चे भी आगे आकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करें। संजय जी, आप राजनीति जो संगठन के हैं, संगठनकर्ता के रूप में, गूढ़ निर्माता के रूप में नजर आते हैं। जब बीजेपी धरातल पर अपना अस्तित्व को तलाश रही थी, आपने विपक्षी पार्टी के लोगों को भी बीजेपी में शामिल किया और फिर लहर बनाई एक अपने आप में। 2014 के इलेक्शन, उसके बाद 2019 में, अब तीसरी बार 2024 में क्या स्थिति नजर आती है बीजेपी की? क्या एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर रहने वाला है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो मैंने अपने बड़ों से सीखा, मैंने वो आगे कोशिश करता हूं। जो आने वाले कार्यकर्ता हैं वो उसमें जाएं। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो लोग कहते थे कि 2019 में बननी नहीं, सिर्फ 4 सीटें बीजेपी की रहेंगी, उसके बाद 2019 में सरकार बनाई। अभी 2024 में
बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं। आप देखना 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके पीछे एक ठोस कारण है। इन 10 सालों के शासन जो भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने देखा है, उनको आनंद आया है, सबको बराबरी का एहसास हुआ है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। जो डिज़र्व करता है उसको वही राइट उसका मिला है। नहीं तो गरीब का बच्चा कभी सोच सकता था कि उसको सरकारी नौकरी मिले? ये सरकारी नौकरियां चंद पैसे वालों के हाथ में थी, वो पैसा देते थे और अपने बच्चों को नौकरी पे लगवाते थे। आज ईमानदारी से नौकरी मिलती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। इन 10 सालों के कार्यकाल का आकलन लोग कर रहे हैं। और जो पहले कांग्रेस के टाइम में जिस तरह का शासन था, भाई भतीजावाद था, नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफ़र का धंधा था, CLU का धंधा था, भोले भाले किसानों की ज़मीनों को एक्वायर करके फिर बिल्डर्स को दे के कोड़ियों के भाव उनकी ज़मीनों को रिलीज़ किया गया। ऐसे पाप हुड्डा सरकार ने किया है। इसका भी हिसाब किताब लोगों के पास है। संजय जी, आप उस पार्टी के नेता हैं जहां अंत्योदय की बात होती है, सुशासन की बात होती है, कहीं नज़र नहीं आता, कहीं कुछ जैसे होता है ना घुड़सवार, अच्छा घुड़सवार होता है वो चाबुक लेके घोड़े को अच्छे से दौड़ा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ नज़र आता है, कहीं कुछ ढिलाई रहेगी शासन प्रशासन पर नकेल कसने में बीजेपी सरकार का, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने को लेकर देखा गया है। नहीं, एक बात आपकी सही है, कहीं ना कहीं ढिलाई ये भारतीय जनता पार्टी की या उसके लोगों की नहीं है। ये एक संघर्ष था। जब आप व्यवस्था परिवर्तन होती है, बदलाव की स्थिति होती है, जो पुरानी जड़ें जमी हुई हैं, उन जड़ों को उखाड़ने में नए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते। भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी कांग्रेस के टाइम में इतनी नीचे तक जा चुकी थी, जितनी जड़ निकालते थे और जड़ निकल आती थी। उस समय के जो नौकरियां, जिन्होंने अपने किले बेचे, जिन्होंने अपने माँ के गहने बेच के जो नौकरी लगे हुए थे, वो किस तरह से बगैर पैसे के लोगों का काम कर दें, ये मुझे लगता है कि एक परिवर्तन का समय था, ये संघर्ष था। उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक सफल हुई। एक अंकुश लगाया, चाहे भ्रष्टाचार में एक छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े IAS ऑफिसर भी रहे होंगे, उनको भी बख्शा नहीं गया। बड़े से बड़ा व्यक्ति कितना भी मगरमच्छ था, उसको ये छूट नहीं मिली, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के भी कितना नज़दीक रहा होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको ये बचाव मिला हो। संजय जी, आपने बड़ी बेबाकी से बातें कही, भ्रष्टाचार पे नकेल कसी, लेकिन हम जब बात करते हैं बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को राजनीति में शामिल कर पाने में थोड़ा नाकाम साबित होती है, क्योंकि जहां विपक्षी पार्टियों को नेता पार्टी में आए उन्हीं को टिकट दे रही है। क्या नहीं लगता पार्टी को, बीजेपी संगठन को, कि अपने ही कार्यकर्ताओं इस लायक बनाया जाए कि वो भी राजनीति में आए और अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय के जो हम बात कर रहे हैं वास्तव में उसमें भी हर समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो सके? देखिए, अखाड़े में पहलवान वही लड़ाई जीतता है जो लगातार उसके अंदर अभ्यास कर रहा है। मैं मानता हूँ हमारे कार्यकर्ता भी कई निकल, मैं आपके सामने मैं कार्यकर्ता हूँ एक ऐसे साधारण परिवार का, जिसके परिवार में कभी कोई राजनीतिक, मेरे दादा का 100 लोगों का परिवार है, मेरे अलावा कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। अब मेरी मदद के लिए थोड़ा बहुत मेरा बेटा मेरी मदद करता है, अदरवाइज़ कोई भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बिगेस्ट मार्जिन, इंडिया में 2nd लार्जेस्ट मार्जिन के साथ सर्वोच्च पंचायत के अंदर, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। लेकिन चुनाव के समय विनेबिलिटी को भी देखते हुए अनेक अन्य पार्टी, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियों में सारे लोग बुरे हैं, उनकी विचारधारा बुरी है। उनकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस के सारे लोग बुरे हैं। कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, कभी उनके साथ हमारा तालमेल बनता तो हमारे साथ आते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है। जब आपको सरकार बनानी है, सरकार बना के ही आप बदलाव कर सकते हैं। जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के लोग भी थे, तो मिलकर सरकार चलाई। नीतियां तो भारतीय जनता पार्टी की चली ना, शामिल होने वाला भले ही कांग्रेस का व्यक्ति था। संजय जी, बीजेपी पार्टी रणनीति में माहिर है अपने आप में,
पहले तो अपने दम पर चुनाव लड़ती है, फिर कहीं ना कहीं अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रहती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार भी गठित कर ली जाती है। इस 2024 के इलेक्शन में विधानसभा में बीजेपी पार्टी कितनी सीटों पर विजयश्री को प्राप्त होने जा रही है, और यदि गठबंधन की बात नजर आती है कहाँ वो गठबंधन की सुई जाकर अटकेगी? देखिए, गठबंधन की राजनीति जब से राजनीति का इतिहास है तब से चली आ रही है हरियाणा के अंदर। मैं तो समझता हूँ कि एंटी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के बिना जो सरकार बनी आज तक, बिना भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बनी, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी की रही हो, चौधरी बंसीलाल जी की रही हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रही हो। जब भी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के साथ बनी। और पिछली बार आप देखिए, जो दूसरी बार हुड्डा साहब, हुड्डा 2 जो सरकार बनी, वो भी इतनी सीटों पे थे जितनी सीटों पे हमारी बीजेपी 2 की सरकार थी। तो ये तो लोग आए जो चाहते थे, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े कि जो चाहते थे कि जिस गति से हरियाणा तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और जिस तरह भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर से चल रहा है, काफ़ी लोगों ने हमारे को समर्थन दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, लास्ट में आगे कुछ लोग बदले भी होंगे, लेकिन उन्हें 5 साल बड़ी समूह सरकार हमारी चलवाई। संजय जी, हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी बुद्धिमान है। वो किसी भी पार्टी को पहली बार फुल मेजोरिटी देती है, दूसरी बार अल्पमत की सरकार देती है, तीसरी बार उसको नकार देती है। क्या इतिहास रच पाएगी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में? जिस प्रकार से गुजरात में और अनेकों प्रदेशों में तीसरी बार सरकारें आई हैं, क्या हरियाणा में इस मूड को, जो एक मिसाल कायम हो चुकी है कि तीसरी बार कोई कंटिन्यू सरकार नहीं बनती, क्या बीजेपी इस मिथ्ये को तोड़ पाएगी? देखिए, मुझे जो लगता है, देखो मैं एज एक अगर न्यूट्रल पर्सन भी मैं बात करूं, मैं ये देख रहा हूं कि जितनी ताकत के साथ विपक्षियों ने झूठ के मुद्दे बनाकर, कभी कोई मुद्दा बनाकर, कोई आंदोलन की शेप देकर बीजेपी सरकार को घेरा, हर बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नीयत अच्छी थी, इन सारे कुचक्रों से निकली। जिस तरह केंद्र के अंदर भी तीसरी बार रिकॉर्ड बनाया मोदी जी ने, रिकॉर्ड वोटों के साथ वो जीते, रिकॉर्ड सीटों के साथ जीते। इतनी सीटें मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी तीसरी बार कांग्रेस की आई होंगी, और आज वो जीते। मुझे हरियाणा में भी वही इतिहास रचता हुआ दिखता है, क्योंकि जो अच्छे काम हैं, अच्छे काम किए हैं, आज भले ही शोर मचाने वाले लोग शोर विरोध में मचा रहे होंगे बीजेपी, लेकिन जो शांत बैठे हैं 100% देखना, वो हरियाणा का भाग्य बनाने जा रहे हैं और वो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार का एक अलग से चेहरा नजर आता है। वो चुनाव किसी चेहरे पर लड़ती है, मुख्यमंत्री कोई और चेहरा होता है। हमें नज़र आता है जो चाणक्य बीजेपी के कहे जाने वाले संजय भाटिया मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी नज़र आ सकते हैं। जिस प्रकार की विस्परिंग चलती है, जिस प्रकार की चर्चाएं चलती है कि वास्तव में संगठन को गूंदने वाले और पार्टी को निखार तक, बहुमत तक लाने वाले संजय भाटिया अपने आप को क्या मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि चाणक्य वाली बात भी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ। इतिहास रचने वाले चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया, तो अगर आप उस भूमिका में मेरे को मान रहे हैं, पहली बात तो मैं अपने आप को उस योग्य नहीं मानता। फिर भी अगर आप तुलना करें तो 100% चाणक्य कभी खुद किंग मेकर नहीं, राजा नहीं बने कभी। चंदो, आप उस बात की भी चिंता ना करो। नायब सैनी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही मेहनती और डाउन टू अर्थ, आज ऐसा मुख्यमंत्री जिसका बच्चा भी हाथ पकड़ ले, जिसका कोई गरीब का बच्चा भी हाथ पकड़ ले, उसके साथ चल पड़ते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में हम तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने देखा है संजय जी, जिन मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अडिग रहे, उनको करने में कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक कारण रहे या कोई राजनीतिक कारण रहे, उन मुद्दों को नायब सैनी सरकार ने आते ही उन मुद्दों पर तुरंत कुछ फैसले ऐसे लिए, त्वरित फैसले, जिसका असर नज़र आया आम जनता में, आम जनमानस में। क्या वो परिस्थितियाँ रही, क्या वो मजबूरियाँ रही कि पिछले 9 साल में हम वो निर्णय नहीं ले पाए और फिर निर्णय बदलने पड़े, जिसका असर जब राज्य स्तरीय तीज उत्सव मनाया गया, मुझे नज़र आता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी महिलाओं की एक वो जनसभा, एक रैली का रूप दे सकते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक रैली बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ी रैली नज़र आई। बिल्कुल आपने सही कहा। जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री मिले, उनको पूरी तरह से कंगाल हो चुका, भ्रष्टाचार में लिप्त
प्रशासन हरियाणा मनोहर लाल जी को मिला। और जब व्यक्ति बीमार हो थोड़ी सी दवाई उसको कड़वी देनी पड़ती है, कड़वी दवाई से जब वो स्वस्थ हो जाता है तो फिर वो मिठाई भी खा लेता है। और जब उन्होंने उस बीमार हरियाणा को इतना फाइनेंशियली और रिवेन्यू के मामले में इतना ताकतवर कर दिया मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी मिले तो उनको एक स्वस्थ हरियाणा मिला। तो उस समय फिर उन्होंने मिठाई लोकप्रिय फैसले उन्होंने किए, कुछ ऐसे फैसले जो एक कड़वी दवाई के रूप में लोग माने। फ़ायदा उससे हरियाणा को ही हुआ, उससे उनका रिवेन्यू बढ़ा, हरियाणा का 3 टाइम्स रिवेन्यू हरियाणा सरकार का बढ़ा मनोहर लाल जी के होते हुए। जब उन्होंने हरियाणा संभाला था 3 गुना करके दिया। आज जो मिला हरियाणा वो बहुत स्वस्थ है हरियाणा नायब जी को। इस तरह के लोकप्रिय फैसले उन्होंने आते ही किए और आगे और करेंगे। संजय जी, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं लोकसभा जो चुनाव है बीजेपी कांग्रेस की लहर में नहीं हारी, जो 5 सीटें लूज करी और कांग्रेस की लहर में नहीं, उसके अपने डेड स्पॉटर जो कार्यकर्ता थे, जो रूटीन में होने वाले जो कार्य थे वो ना होने के कारण, उनकी निराशा और हताशा के कारण वो 5 सीटें लूज करी बीजेपी ने। क्या उसका डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास विधानसभा चुनाव में किया जाएगा? उन जो डेड स्पॉटर वर्कर जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी, उनके रूटीन में होने वाले कार्य जो बहुत सिंपल से कार्य है अगर उनको भी डिले कर दिया जाए किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाकर, तो क्या किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए, एक एस्पेक्ट में अगर आपकी बात देखी जाए तो सुनने में भी सही लगती है, समझने में भी सही लगती है। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर जो पहले ट्रेंड चला आ रहा था, जब चौटाला साहब की सरकार रही तो वो अपने कार्यकर्ता के लिए जिस नाम लिख के जेब में पर्ची डालते थे और जाके बोलते थे जाओ तेरी नौकरी लग गई, वो नौकरी लग जाती थी। हुड्डा के सरकार में भी जिसको CLU देना है अपने किसी कार्यकर्ता, जाओ भाई तेरे को CLU दे दिया, किसी को ठेका देना है ठेका दे दिया। जब मनोहर लाल जी बने तो ऐसी ही, क्योंकि जो लोग सरकारें बनाया करते हैं ऐसे लोग भी, ऐसे कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि जैसे चौटाला के राज में और हुड्डा के राज में बंदर बांट होती थी, अपने पराये का चक्कर होता था, अपने आदमी को चीज़ें बांटी जाती थी, वो चीज़ें ऐसी नहीं हुई। तो थोड़ी सी कार्यकर्ता को निराशा हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को निराशा हुई। तो मनोहर लाल जी का कहना था कि जो ये समाज, गरीब समाज इतने सालों से उपेक्षित पड़ा है हरियाणा के अंदर, कुछ चंद लोगों के हाथ में ही चौधर रहती थी हरियाणा की, उस चौधर की तरफ ना जाके आम गरीब आदमी को उसका कोई हक मिले, ऐसे निर्णय किए। उसमें कार्यकर्ता का नाराज होना स्वाभाविक था, लेकिन इंसानियत की नज़र में, परमात्मा की नज़र में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं, जिनके पास कोई पैसा नहीं, उनको भी हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि वो रहा। और दूसरी बात, किसी का भी मैं समझता हूं न्याय हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसे भी मिलना चाहिए, अन्य किसी राजनीतिक दल का भी कार्यकर्ता है तो उसके साथ न्याय उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। ये सुशासन की परिकल्पना। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने ये शब्द अच्छा डाला। यही सुशासन है कि जब जहाँ एक न्याय की कसौटी पर सब एक जैसे हैं, सब एक परिवार की तरह हैं। संजय जी, 1 सितंबर की एक जींद में बहुत बड़ी एकलव्य स्टेडियम में एक आप बदलाव जनसभा कर रहे हैं, उस सभा के बारे में बताते चले, वो कौन कौन उसमें डिग्निटरीज आने वाली है। और जितना हमें पता है आप दिन रात मेहनत करके बिना थके बिना रुके अपने घर का खाना वगैरह सब छोड़ के प्रवास करते हैं और पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने का आप निरंतर प्रयास करते हैं। बताते चले 1 सितंबर की रैली के बारे में। मैं धन्यवाद, आपकी बड़ी अच्छी भावना मेरे प्रति है। अन्यथा राजनीति वालों को लोग इतनी अच्छी नज़र से देखते नहीं हैं जो आपने शब्द रखे। आपकी भावना मेरे लिए अच्छी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये रैली लोगों को जागरूक करने की है, उनको उस 10 साल के वो कुशासन याद दिलाने की ज़रूरत है जो कांग्रेस के समय में होता था, और जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ उस सुशासन के किए हुए अच्छे काम याद दिलाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे और उनके ऊपर वो फैसला छोड़ेंगे कि आपको ये जो अच्छे काम हुए, न्यायप्रिय काम हुए, या उस समय जो गुंडागर्दी, बदमाशी और लूट, भाई भतीजावाद, शिक्षक धक्के खाते थे सड़कों पर अपनी ट्रांसफ़र के लिए, स्कूल छूट जाते थे, अधिकारी मोटी मोटी थैलियां लेके जाते थे कि मुझे ये स्टेशन दिया जाए, ये सारी बंदर बांट
ख़त्म हुई है, परिवारवाद की राजनीति ख़त्म हुई है। आज हम बिल्कुल साफ स्पष्ट प्रत्येक आदमी की, जो एक गरीब आदमी है उसके हक के लिए लड़ने वाली सरकार लेके आए। अब फैसला आप लोगों ने करना है। इस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं। मेहमान कौन कौन आने वाले हैं संजय जी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो रैलियां कर रहे हैं पूरी 90 वो रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता नेता रहेंगे। मेरा अंतिम निवेदन, वो जादुई आंकड़ा बताते चले बीजेपी का जिससे वो बहुमत की सीढ़ी पर सत्ता पर बैठने जा रही है। आप जो हमारा आकलन करते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी हम कांग्रेस से जीते हैं, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें। आज भी 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही इस लोकसभा चुनाव के अंदर, जिसको बहुत बड़ा माना जाता है कि यार कांग्रेस उस आंकड़े को छू भी नहीं, हम लोकसभा में भी बहुमत में थे, आगे विधानसभा में बहुमत में आएंगे। संजय जी, हमने नज़दीक से आपको देखा है। मैं चाणक्य बार बार इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बटरिंग कर रहा हूँ, हमने नज़दीक से देखा। आपने चुनाव के दिन अंतिम 4 घंटों में चुनाव की दिशा और दशा बदल के और परिणाम बीजेपी के पक्ष में करते हुए हमने देखा है, इसलिए वो चाणक्य की भूमिका में आप नजर आते हैं। देखिए, आप जो बार बार वो कर रहे हैं, वो बाई इलेक्शन था जींद का, जहां एक बहुत बड़ा राजनीति के अंदर नाम, कोई रणदीप सुरजेवाला छोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम था। वो चुनाव लड़ रहे थे और जेजेपी भी उस समय पूरे उभार पे थी और उनके सुप्रीमो, एक तरह से कह सकते हैं सुप्रीमो दिग्विजय, वो चुनाव लड़े। उस चुनाव में कोई ये कल्पना नहीं करता था कि एक साधारण सा कार्यकर्ता बीजेपी का कृष्ण मिड्डा, जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, एक डॉक्टर होने के साथ लोगों की सेवा करना, इस चुनाव में इतने बड़े दिग्गज को हराएंगे। ये जींद की जनता का फैसला था और कई अनसीन मदद भी थी। मैं अभी बोला भी, मीडिया के सामने भी बोला कि हुड्डा साहब भी नहीं चाहते थे कि रणदीप सुरजेवाला जीते। तो ऐसे कई फैक्टर रहे जिसमें हमारी वजह, उसमें मेरा योगदान कोई चाणक्य के नाते नहीं है। हमने उन अवसर को भुनाया, हमने कौन हमारा मददगार हो सकता था उस चुनाव में, हमने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया और हमें हर तरफ से मदद मिली। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं, अनेक ऐसे जो हुड्डा ग्रुप के लोग थे उन्होंने भी हमारी मदद करी थी। संजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित रूप से जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है और ये भविष्य के गर्व का विषय है। ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है? क्या बीजेपी पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आकर एक इतिहास रचती है या जनता जनार्दन कुछ और निर्णय करने के मूड में है? आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। और फिर मैं वही कहता हूं, क्या हरियाणा की राजनीति में संजय भाटिया जी का लग पाएगा धूल में लट और बीजेपी पार्टी का भी लग पाएगा धूल में लट? देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।